तो कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज उसी को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे इधर देखो, इधर क्लास इधर में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थोरेसिक कैविटी है उसकी मसल्स कौन सी हैं, उसके बोन्स कौन सी हैं, उसमें स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपका जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो आपका थोरेसिक कैविटी में होता है, जो बॉडी के अपर चेस्ट की कैविटी होती है। इतनी बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में आपके जो लंग्स होते हैं वो आपके रिब केज के अंदर दबे हुए होते हैं। रिब केज मालूम है सबके पास है? कोई ऐसा जिसके पास रिब केज ना हो? आपके थोरेसिक कैविटी या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जो बोन्स है वो बहुत इजी है। सबसे पहले आपके जो बोन्स में आता है वो आता है वर्टिब्रा। क्या आती है? वर्टिब्रा कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कौन सी? कौन सी? जल्दी बोलो। थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी? बोलो फटाफट बोलो। तुम्हारा जो जितना भी रिब केज है उसकी स्टार्टिंग होती है थोरेसिक वर्टिब्रा से, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? टोटल 12, ठीक। ये पीछे का पार्ट हो गया। पीछे के पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। पीछे को पोस्टीरियर, आगे को एंटीरियर। तो पोस्टीरियर में तुम्हारी वर्टिब्रा हो गई, तो एंटीरियर में क्या हो गई? स्टर्नम। कौन सी? स्टर्नम कितनी होती है? कितनी स्टर्नम है तुम्हारे पास? स्टर्नम होती एक, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम ये सामने वाली, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देन आपके शोल्डर पे ये सामने फ्रंट पे एक बोन आती है जिसको बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलते हैं? क्लैविकल बोन कितनी होती है? ये होती है 2, ठीक। देन आपकी आती है रिब्स। रिब्स टोटल कितनी होंगी? 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं, चलो रिब केज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ऑर्थोपेडिक्स की क्लास नहीं है हमारी, अभी हमारी रेस्पिरेटरी की क्लास है। आपका रिब केज, ये आपके वर्टिब्रास है। सपोज मान लो आपकी ये जो 12 वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। हर वर्टिब्रा से एक रिब निकलती है जो जाकर आपकी स्टर्नम पे अटैच हो जाती है। ये फ्रंट में आपके स्टर्नम होती है। स्टर्नम जो बनी होती है वो इसके थोड़ा सा नीचे से होती है। ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से स्टर्नम शुरू होगी और यहाँ पे आधे पे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। हर वर्टिब्रा से एक रिब निकलती है, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से, और ये आकर ये स्टर्नम पे अटैच होती है, ठीक। जो वर्टिब्रा स्टर्नम पे डायरेक्ट अटैच होगी उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू रिब्स मतलब सच्ची रिब्स, ठीक है। जो इस स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच ना होके किसी आपस में रिब्स से मिल के अटैच होगी उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इसके अलावा 2 रिब्स और फॉल्स रिब्स में ही होती हैं जो स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती, वो सिर्फ वर्टिब्रा से निकलती तो है लेकिन ऐसे ही हवा में लटकी हुई रहती है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो आपकी टोटल जो 24 रिब्स है उसमें से पहली 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ, 7 + 7 ये आपकी ट्रू रिब्स होती है। उसके बाद 8, 9, 10 ये आपकी फॉल्स रिब्स होती है, बट ये ऐसे अटैच होती है। ये एक आपकी ट्रू रिब जा रही है, रिब नंबर 7, इससे आपकी 8 अटैच होगी, इसी से आपकी 9th अटैच होगी और इसी से आपकी 10th अटैच होगी, ठीक है। देन आपकी 11th और 12th ये जो 2 रिब्स है ये हवा में ऐसे फ्लोटिंग रहती हैं, ये कहीं अटैच नहीं होती। तो आपके 12 + 12 24 आपके रिब्स हो जाएंगे। ये आपका रिब केज हो जाता है। रिब केज का स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब हम लंग्स पे आएंगे ना तो आपको पढ़ाना है हमको एपेक्स और बेस।
इसके ऊपर हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया और हल्का सा तिरछा जाता है, ये हमारा रिब केज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमारे लंग्स इसके अंदर अटैच होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये रिब केज स्टार्ट हो गया, ये लंग्स अटैच है। तो लंग, सिंगल लंग, दोनों का नहीं, एक कोई भी लंग पकड़ लो, इसके जो ऊपर का ये ट्राइंगुलर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ट्राइंगल में ऊपर ऐसा ए जैसा बनता है, इसी पे आ गया एपेक्स। क्या बोलते हैं ऊपर के पार्ट को? क्या बोलते हैं? ठीक है, नीचे के पार्ट को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? BASE, बेस। ठीक, ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट हो गया, अब अंदर और बाहर का पार्ट आएगा। ठीक है, तो अंदर जो भी चीज होती है, मैंने जब पहली क्लास ली थी आपके स्ट्रक्चर बताया था, प्लेन्स बताए थे, तो जो अंदर की तरफ होता है बीच की मीडियल लाइन की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? मीडियल। ठीक है, और जो बाहर की तरफ होता है उसको लैटरल। ठीक, तो ये जो अंदर का पार्ट हो गया, ये वाली लेयर, ये कौन सा हो गया? मीडियल। ठीक है, जो बाहर का पार्ट होगा होता लैटरल है, लेकिन इसका नाम कुछ और है। ठीक है, इसका नाम भी बहुत इजी है, अभी सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात एक चीज मैं भूल गया, जितना भी आपका रिब केज है, जहां पर आपकी रिब्स की बात होगी ना, इसको बोलेंगे कॉस्टल। क्या बोलेंगे? बोलो सब लोग, फिर से बोलो। कॉस्टल की स्पेलिंग COSTAL। जहां भी रिब की बात होगी वहां पे नाम आ जाएगा कॉस्टल। ठीक, रिब के बीच की बात होगी तो इंटरकॉस्टल। ओके, देन अंदर का पार्ट कौन सा हो गया? मीडियल। अब ये जो बाहर का पार्ट है, ये लंग है। सपोज ये आपका लंग है लेफ्ट साइड का, ऐसा ही होता है, बाहर से ऐसा घुमा हुआ होगा, बॉटल दिख रही है सबको, बाहर से ऐसा घुमा हुआ होगा, अंदर से अंदर की तरफ घुमा हुआ होगा, और नीचे से ऐसे घुमा होता है, नीचे से ये नोक आपकी बाहर निकलती है, ये अंदर का हिस्सा ऊपर होता है, तिरछा जाता है। ये डिजाइन देख रहे हो, तिरछा जा रहा है, तो ये ऐसे ही घुमा होगा 3D स्ट्रक्चर में। ये बाहर की सरफेस होती है, बाहर को घूमी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और जो अंदर की सरफेस अंदर को घूमी होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो जो आपका मीडियल पार्ट होगा लंग का, दोनों का है, चाहे इधर का चाहे इधर का, अंदर की सरफेस आपकी कॉनकेव होगी, बाहर की सरफेस कॉन्वेक्स होगी। ठीक है, अंदर की सरफेस को बोलते हैं मीडियल, ऊपर आपका होता है एपेक्स, नीचे होता है आपका बेस। ठीक, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, ये लंग है, लंग के ठीक ऊपर तुम्हारी रिब केज होती है, उंगलियां दिख रही हैं, बस इसी को रिब्स मान लो। ये वर्टिब्रा से निकली हुई उंगलियां हैं, और ये आगे स्टर्नम है, सपोज कर लो ऐसी जुड़ी हुई है स्टर्नम से वर्टिब्रा, और उसके अंदर ये तुम्हारा लंग अटैच। एक छोटी सी वीडियो है, वो दिखा देंगे, उसमें पूरा राउंड करके वो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी वर्टिब्रा, वो सॉरी जो रिब्स होती हैं, वो लंग को ऐसे कवर करे होते हैं। और अभी मैंने बोला कि वर्टिब्रा, वो रिब्स जहां भी होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्टल। ठीक है, तो ये बाहर की सरफेस कौन सी होगी? कॉस्टल सरफेस। क्या होगी? बोलो सब लोग। कॉस्टल सरफेस। क्यों? क्योंकि ये जो रिब्स हैं, रिब्स से जुड़ी हुई है, उसके कांटेक्ट में है, तो ये कॉस्टल सरफेस होगी। अंदर का मीडियल, बाहर का कॉस्टल। ओके, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलो। तुम्हारी ये जो कॉस्टल सरफेस है, ये बाहर को मुड़ी होती है, इस वजह से ये कॉनकेव हो जाएगी, और जो अंदर की सरफेस है मीडियल, वो अंदर मुड़ी होती है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक। अब ये समझो, तुम्हारे जो लंग्स है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू के बने, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, और जो तुम्हारी बोन्स है वो बहुत हार्ड बनी हुई है। ठीक है, अगर ये सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू के बीच में चिपक जाएगा, टच कर जाएगा, और ये फिर लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है ना, सांस ले लो छोड़ लो, तो ये जो सरफेस है लंग की, ये अगर रिब्स में ऐसे करके रगड़ेगी, घिसेगी, तो ये डैमेज हो जाएगा, अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लंग डायरेक्टली तुम्हारी रिब से कभी अटैच नहीं होता। ठीक है, आपकी सबसे पहले रिब्स होती हैं, उसके बाद इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, उसके बाद तुम्हारी प्लूरल कैविटी होती है। ठीक है, प्लूरल कैविटी में लंग्स हो जाते हैं, लंग के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उस पतली सी लेयर को क्या बोलते हैं? लंग के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लूरल लेयर। क्या बोलते हैं? यही होती है तुम्हारी प्लूरल कैविटी। समझ में आती है बात? इसमें एक लेयर अंदर लंग की और एक लेयर ऊपर से बाहर, ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, थोड़ा सा पानी भरा होता है, जो 5 से 15 मिलीमीटर तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे रिब्स का नाम कॉस्टल था, वैसे ही लंग्स का नाम प्लूरा है। क्या?
प्लूरा, जहां पर भी प्लूरा लिखा हो समझ लो वो लंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर प्लूरल फ्लूइड की बात हो रही है तो कहां होगा, लंग में, ठीक है। समझ में आती बात। चलो इसको हटाते हैं थोड़ी जगह पर। सपोज करो ये आपका एक तरफ का लंग है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक लेयर और बनी होगी, ऐसे ये लेयर इसके ऊपर एक और होती है, इसके अंदर भरा होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का दूसरा नाम है सेरस फ्लूइड। क्या नाम है, क्या नाम है, सेरस, SEROUS, या फिर प्लूरल PLEURAL, ठीक है। ये फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, ठीक, समझ में आती है बात। अब ये दो लेयर में डिवाइड हो गया, तो एक अंदर की लाइनिंग हो गई, एक बाहर की लाइनिंग हो गई, दोनों का अलग अलग नाम है। जो अंदर की लाइन है इसका नाम है विसरल लेयर, इसको विसरल प्लूरा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहर की लेयर है उसका नाम है, इसका नाम है पैराइटल लेयर, ठीक। अब ये पैराइटल लेयर जो बाहर की लेयर होती है ये सीधे इंटरकोस्टल मसल से अटैच होती है, वहां से जुड़ी होती है। और जो लंग होता है इस फ्लूइड के अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तुम लोग जब प्रेशर अल्सर के पेशेंट को देखते हो तो उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए ग्लव्स में हवा भर के या पानी भर के उसके नीचे लगाते हो, इसलिए लगाते हो ताकि उसको प्रेशर ना पड़े, क्यों, वो पानी उसका प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से ये फ्लूइड होता है जो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये लंग को डैमेज नहीं होने। किसी वजह से ये फ्लूइड अगर लीक कर गया या ये नहीं रहा या ये सूख गया तो तुम्हारे लंग की जो बाहर की लेयर है वो इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। और ब्लीडिंग जब होगी तो इसके अंदर ब्लड भरेगा, और जब लंग की कैविटी में ब्लड भरता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड की कैविटी में जब लंग भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, लंग्स की कैविटी में जब ब्लड भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हीमोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, जैसे लंग्स को प्लूरा, रिब्स को कोस्टल, वैसे ही ब्लड को हीम। क्या बोलेंगे, हीम, HEM जहां लग गया वो ब्लड से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट होता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसमें होगा, ब्लड में। समझ में आ रही बात, ओके। अब डिजीज कंडीशन पे आते हैं, सीधे डिजीज कंडीशन पे आते हैं। ये फ्लूइड अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये लंग को दबा देगा, प्रेशर पड़ेगा लंग पे तो लंग फूल नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन जाएगी क्या, नहीं, ठीक है। तो जब ये फ्लूइड ज्यादा होता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा फ्लूइड किसी भी वजह से, और तुम सीधे खड़े हो, लंग यहाँ से यहाँ है, तो भरेगा कहां से, यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। लीक कहीं से भी हो, भरेगा तो यहीं पे ना। ऐसे करके यहाँ पे भरता हुआ चला जा रहा है, इतने हिस्से में फ्लूइड भर गया, इतना लंग हमारा गायब हो गया, ठीक है। अब इस कैविटी में जब ब्लड भरा था तो हम हीमोथोरैक्स बोल रहे थे, और अगर फ्लूइड भर गया तो क्या बोलोगे, न्यूमोथोरैक्स। पानी का नाम होता है हाइड्रो, पानी का नाम क्या होता है, तो इसको तुम हाइड्रोथोरैक्स बोल सकते हो, या इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है प्लूरल एफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ओह माय गॉड, प्लूरल एफ्यूजन तो आए दिन देखते सबको होता है, ठीक है। तो जब लंग की कैविटी में पानी भर जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल एफ्यूजन या फिर हाइड्रोथोरैक्स, ठीक। अब ये जो तुम्हारी पूरी की पूरी कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, इसके अंदर या तो मसल्स है या बोन है या नर्व है या वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज है, लेकिन हवा नहीं। हवा क्यों नहीं है, क्योंकि जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग को फैलाएगा, फैलाने के लिए उसको वैक्यूम बनाना पड़ता है। अगर हवा अंदर चली गई तो वैक्यूम नहीं बनेगा, तो इसकी पूरी कैविटी में हवा बिल्कुल भी नहीं हो, और इस लेयर में तो पानी भरा हुआ है। अगर लंग की कैविटी में हवा भर गई तो क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे उसको, उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमो की स्पेलिंग P से है, PNUMO, और थोरैक्स शांत।
अगर इसमें एयर भर गई तो क्या बोलोगे, न्यूमोथोरैक्स। अब रिस्क फैक्टर समझो, अगर ये फ्लूइड हट गया और हवा भर गई अंदर तो वैक्यूम बनेगा ही नहीं, तो लंग ना फैलेंगे ना सिकुड़ेंगे, तो आपका रेस्पिरेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा, फिर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये न्यूमोथोरैक्स बहुत ही खतरनाक पोजीशन होती है। अगर यहाँ पे इंफेक्शन होगा, जब भी कहीं इंफेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है और उसमें पस भरता है। ठीक, अगर यहीं पे पानी की जगह पस भर गया तो क्या बोलोगे, तब बोलोगे पायोथोरैक्स। क्या बोलोगे, ये टर्मिनोलॉजीज नोट कर लो। न्यूमो का मतलब एयर, पायो का मतलब पस, हाइड्रो का मतलब वाटर, प्लूरा का मतलब लंग्स, रिप्स का क्या था, कोस्टल। ये ना टर्मिनोलॉजीज नोट कर, ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेंगे और इसी से पता लगेगा कहाँ पे डिजीज कंडीशन है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब अगर इसमें पस भर गया तो पायोथोरैक्स। ठीक है, एक बहुत ही रेयर कंडीशन, बहुत ही रेयर कंडीशन, सिर्फ इक्का दुक्का ही केस मिले हैं जिसमें इस कैविटी के अंदर यूरिन भर गया। यस, इट इज पॉसिबल, उसको फिर यूरिनोथोरैक्स बोलते हैं, बट वो केस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन में दोबारा देखने को नहीं। ठीक है, मेनली जो आपको लंग डिजीजेज में मिलेंगे वो यही चीजें मिलेंगी, हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरल डिफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर ये चीजें भर गई तो आप इसको बाहर निकालोगे, यस और नो, बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो अंदर और डैमेज करेगा। तो बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं प्लूरल टैपिंग। क्या बोलते हैं, प्लूरा मतलब लंग्स, तो प्लूरल हो गया, और टैपिंग PAPPING, टैपिंग। इसका दूसरा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है थोरासेंथेसिस। क्या है, पहली बार सुन रहे हो क्या, बिल्कुल कथा ही सुनने आए हो। थोरा THORACENTESIS, थोरासिंथेसिस। इस प्रोसीजर को प्लूरल टैपिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सरे में देखते हैं कहां तक फ्लूइड भरा है और उसके जस्ट नीचे जो हमें इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब दो रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं उसको, जहां पर हमें डालना है उसी इंटरकोस्टल स्पेस पे नीडल डाल के उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। समझ में आ रही बात, इतनी कथा समझ में आई, आएगी नहीं आई। यहाँ बीच में एक ब्लू कलर का राउंड बना हुआ है, ये वो पार्ट है जो तुम्हारे लंग को इस ब्रोंकस से जोड़ता है। इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, HILUM, हाइलम। ठीक है, हाइलम वो पार्ट होता है जहां पर लंग्स के अंदर आपका ब्रोंकस जाएगा, आपकी आर्टरीज जाएंगी, वेन्स जाएंगी और नर्व्स जाएंगे। सारा का सारा एंट्री और एग्जिट इसी जगह से होगा जिसका नाम है हाइलम। ठीक है, ये आपकी बेसिक एनाटॉमी यहाँ पे कवर अप हो जाती है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हाइलम कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो 5, 6, 7 इसके पीछे वर्टिब्रा जा रही है, थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक 1, थोरैसिक 2, थोरैसिक 3, थोरैसिक 5 से लेके 7 के बीच में हाइलम होता है। दोनों तरफ हाइलम की एक ही सिचुएशन होती है, ये 5 से 7 के बीच में होता है, इतना बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनाटॉमी का बेसिक्स कवर अप हो जाता है। देन अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे बनता है, डिफेंस कैसे बनता है। ठीक है, सीधे सीधे हवा अंदर जा रही है, हवा के साथ दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी भी अंदर जा रही है, तो ये ट्रैप करता है, कैसे पकड़ता है, जाल बिछाता है। बहुत ही कमाल की चीज है। इसके लिए एक स्पेशल तरह के टिश्यूज होते हैं जिसका नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ये दो तरह के होते हैं, एक प्लेन होता है, एक के ऊपर बाल निकले होते हैं छोटे छोटे से, ये बाल लहरते हैं ऐसे। ठीक है, जिसके ऊपर बाल निकले होते हैं इसका नाम होता है सीलिया, CILIA, सीलिया। तो जिसमें सीलिया होगा उसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे, जिसमें सीलिया नहीं होगा वो नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। हमारा जो ये ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
ये सीलिएटेड एपिथेलियम से बना है, इसमें छोटे छोटे से ये बाल होते हैं। अगर आप स्किन काट के बाहर निकालोगे तो आपको ये बाल नहीं दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको दिखेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल स्मूथ समझ में आएगा। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस है इसमें ट्रैप हो जाते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं और लंग्स तक नहीं पहुंचते। देन अब ये फंस हो गए, निकालोगे कैसे इसको? कैसे निकलेगा? आप लोग खांसते हो, छींक आती है, बलगम भी आता है कभी कभी। बलगम को क्या बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में? हाँ? ये जब बाहर निकलता है तो इसको निकालने के लिए एक तो देखो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, देन इसके साथ आपका म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? थोड़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है, वो म्यूकस हो जाता है। वो म्यूकस भी इसी के ऊपर तैरता रहता है, तो उससे गीला होने की वजह से और ज्यादा चिपकते हैं और ये सीलिया उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक, एक चीज होती है स्प्यूटम। स्प्यूटम का सैंपल भेजते हो? कभी भेजा है? ठीक है, स्प्यूटम का सैंपल भेजने के लिए पेशेंट से कहा जाता है कि जितना कस के हो सके खसार दो और उसके बाद जितना गंदा बलगम निकाल सकते हो निकालो, उसको सैंपलिंग के लिए भेजो। क्यों? हमें देखना है उसमें बैक्टीरिया कौन सा, वायरस कौन सा, ठीक है ना। तो वो स्प्यूटम क्या होता है? आपका म्यूकस होगा और ज्यादा थिक हो जाएगा और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया होगा। मैं देख रहा था ना ब्लड पे कि जब तक वो नॉर्मल क्वांटिटी में है तो उसको म्यूकस बोलेंगे, जब वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा बढ़ गया तो उसको फिर हम स्प्यूटम बोलेंगे। नहीं, देखो ज्यादा बढ़ना अलग चीज है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में म्यूकस ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो स्प्यूटम नहीं है। स्प्यूटम थिक होता है, म्यूकस बिल्कुल स्मूथ होगा, पानी की तरह पतला होगा। स्प्यूटम थिक होता है, हार्ड होता है, इसीलिए वो कभी कभी चिपकता है और जब वो आप कस के ज्यादा खकार के उसको निकालने की कोशिश करो तो ब्लड भी आता है साथ, क्योंकि वो आपकी लेयर को डैमेज कर देता है। बस इतना ही फर्क होता है म्यूकस और उसमें। और स्प्यूटम में आपके WBC होंगे, पस होगा, जो भी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे फंसी हुई निकलने वाली सारी चीजें उसमें मिलकर आपका स्प्यूटम बनाता है। जितना ज्यादा बैक्टीरिया से इफेक्टेड होगा उतना ही ज्यादा स्प्यूटम बनेगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के केस में टीबी को रूल आउट करने का सबसे सिंपल तरीका है 2 हफ्ते की खांसी और बलगम। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है और बलगम भी आ रहा है तो हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस पकड़ लिया, ठीक। लेकिन खांसी है और बलगम नहीं आ रहा तो माइट बी पॉसिबल कि आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं, हो सकता है आपको निमोनिया हो रहा हो सकता है आपको COPD हो रहा हो, बट ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो, चांसेस बहुत कम। और ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए स्प्यूटम का ही टेस्ट कराते हैं, यस और नो, ठीक है। आप स्वाब कल्चर हलक के अंदर डाल के फेफड़ों के अंदर डाल के तो नहीं निकाल सकते। एक ही चीज बचती है, जो भी अंदर गया वो गया तो इसी रास्ते से, तो जो अंदर होगा वो यहाँ भी होगा, तो उसी के एग्जाम में पता लग जाता है कि अंदर क्या है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, मैं बता कुछ और रहा था, मैंने बता कुछ और दिया। चलो, हो जाता है ऐसा कभी कभी। अच्छा, एनाटॉमी क्लियर है? एनाटॉमी और फंक्शनिंग बिल्कुल क्लियर है। अब किसी भी वजह से अगर इसमें कहीं भी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगेगा, और इसमें एक बहुत ज्यादा कॉमन चांसेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी आपको एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से आपका रेस्पिरेशन गड़बड़ हो जाता है। क्यों? एलर्जिक रिएक्शन में आपके स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग कहाँ होगी? जो आपका ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, लंग्स है, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग का कल हमने बताया था डायग्राम बनाकर कि आपका रास्ता बंद कर देता, तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स में डेरिफाइलिन यूज करते हैं, अमीनोफाइलिन यूज करते हैं, और जो हम लोग नेबुलाइज कराते हैं डुओलिन से, डुओलिन भी एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। नेबुलाइज कराते हैं, फ्यूम्स देते हैं, वो सांस लेता है तो वो डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से आप आराम से सांस ले सकते हो। उसके साथ जो ब्यूटीकॉर्ड आप देते हो वो स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड क्या करता है? बॉडी के फंक्शंस को बढ़ाता है, प्लस आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर से आया इंटर, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करने लगेगा। कभी कभी हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज को ही वो दुश्मन समझ के उस पर अटैक कर देता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कि हमारा आर्थराइटिस सुना है, आर्थराइटिस सुना है? उसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम की डिजीज है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम को रिस्पांस को रोकने के लिए आप स्टेरॉइड देते हो, इसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तो आप सांस लेना आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अब कोविड ने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इसका यूज हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हवा में एक जहर और मौजूद है जिसका नाम है फंगस,
उससे हमारा इम्यून सिस्टम ही हमको बचाता है, और इम्यून सिस्टम हमने डाउन किया, तुरंत फंगस पकड़ा, और एक बार फंगस शरीर में पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं, बहुत मुश्किल होता है उसको छुड़ाना। ठीक है, कुछ एक्सरे फिल्म्स आप लोगों ने देखी होंगी। एक्सरे फिल्म में प्लूरल एफ्यूजन कैसे देखते हो? वो तो बहुत सारी चीजें, बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स, डिटेल्स में बाद में जाएंगे, सिर्फ बेसिक समझ में आ जाए, प्लूरल एफ्यूजन या बाकी सारी चीजें। चलो, जब आप एक्सरे देखते हो, ये क्लेविकल बोन होती है, ये आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पे आपकी एक कार्डियक शैडो पड़ती है, ये आपका ट्रैकिया आपको यहाँ पे शायद दिखता है, कभी शायद नहीं दिखता, ये आपका दूसरा लंग होता है। देखते हो ऐसे नहीं देखते हो? इसकी वीडियो जब अपलोड होगी तो एक्सरे की फिल्म की फोटो दिखा देंगे, अभी लैपटॉप पे भी है, वो भी देख लेना। अलग अलग तरीकों से पता लगता है कि कौन सी बीमारी है। सबसे पहली बात अभी हमने बताया, अगर फ्लूइड भरेगा तो कौन से रीजन में भरेगा? यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लूइड भर रहा है तो ये कॉर्नर गायब हो जाएंगे। अगर आपको आपके एक्सरे में किसी भी साइड कॉर्नर नहीं दिख रहे हैं तो मानकर चलिए, सिर्फ कॉर्नर की बात कर रहे हैं, पूरा पैच नहीं, सिर्फ कॉर्नर अगर नहीं दिख रहे हैं तो मानकर चलो कि वो प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, वहां पे पानी भरा हो सकता है। अगर यहीं पे हल्की हल्की सी शेड दिखेगी और थिकनेस होगी तो ये पायो मतलब पस भी हो सकता है, पायोथोरैक्स हो सकता है। देन जब कभी निमोनिया होगा तो आपको लंग का आधा हिस्सा गायब हो जाएगा, एक पैच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैच गायब हो सकता है, या नीचे का ये पैच गायब हो सकता है, कोई भी एक पैच आपको यहाँ दिखना बंद हो जाएगा, बाकी लंग आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं निमोनल पैच। अगर ये हिस्सा बीच का गायब हो रहा है तो निमोनिया के चांसेस है। ठीक है, ट्यूबरकुलर में आपको व्हाइट कलर की ऐसे रिंग दिखाई देगी। ठीक है, अगर आपको ब्लैक एक्सरे में व्हाइट कलर की हल्की हल्की सी रिंग दिखाई दे रही है तो माइट बी पॉसिबल कि ये ट्यूबरकुलर रिंग्स होती है, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर रिंग। ठीक है, इसी में आपके इंटरकॉस्टल आपकी जो रिब्स है वो भी आपको एक्सरे में दिखाई दे जाती हैं, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि यहाँ फ्लूइड कितने हिस्से में भरा है, या आपके कौन से लोब में निमोनिया है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हार्ट की शैडो बहुत ज्यादा बड़ी है तो ये कार्डियोमेगैली हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर यहाँ कहीं पर बीच में डार्कनेस, काला रंग बहुत ज्यादा दिखेगा ऐसे, या फिर ऐसे काला रंग ज्यादा दिखेगा, तो वो आपका न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। एक्सरे को डिजाइन किया गया है हवा पकड़ने के लिए, जहां भी हवा दिखेगी वहां पे एक्सरे का कलर ब्लैक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप एक्सरे देखोगे, चेस्ट एक्सरे, तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा गोला दिखाई देता है काले रंग का। ये कौन सा गोला है? ये गैस है। गैस कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है, यही गैस जब कभी फंस जाती है तो यहाँ पे दर्द होता है, और लोगों को डाउट हो जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ रहा है कि गैस फंसी हुई है। ठीक है, कभी भी एक्सरे देखोगे यहाँ पे ब्लैकनेस दिखेगी, तो जो जहां पर भी हवा होगी वहां पे एक्सरे ब्लैक कलर दिखा देगा। और अगर बीच में यहाँ पे कहीं भी लंग के बीच में आपको ज्यादा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? न्यूमोथोरैक्स। इतनी बात समझ में आती है? एक्सरे देखते टाइम आपको ये देखना है कि आपकी जो पोजीशन है पेशेंट की बिल्कुल सीधी रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। दूसरा, टॉप से लेके नीचे कॉर्नर तक, ये जो नीचे कॉर्नर है यहाँ तक आपको एक्सरे अगर पूरा साफ दिख रहा है तो गुड, कोई प्लूरल एफ्यूजन नहीं है, पेशेंट को प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। ऊपर से नीचे तक तो शेडिंग होगी ब्लैक कलर की, वो शेडिंग भी बराबर होगी, ऐसा नहीं कि ऊपर डार्क है नीचे डार्क है बीच में गायब है। अगर बीच में गायब है तो फिर वो निमोनियल पैच हो जाएगा। ठीक, तो ये बराबर की बराबर आपको शेडिंग अगर दिख रही है तो एक्सरे नॉर्मल है, नहीं दिख रही तो एक्सरे नॉर्मल नहीं है। और अगर रिब्स में फ्रैक्चर है तो वो तो क्लियर दिखाई दे ही जाएगा कि रिब्स में फ्रैक्चर ना, क्योंकि हमारे लंग्स को लगातार फैलना और सिकुड़ना पड़ता है सांस लेने के लिए, इसलिए हमारी जो रिब्स होती हैं वो मूवेबल होती है। रिब्स कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। आपके हाथ की हड्डी फिक्स होगी, पैर की हड्डी फिक्स होगी, आप उसको हिला नहीं सकते। लेकिन सीपीआर देते हो, सीपीआर की क्लास में बताया रिब्स को प्रेस कर सकते हैं, तो ये रिब्स जो होती है ना थोड़ी थोड़ी सी मूव होती है। रिब्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं। सपोज ये रिब्स आ रही है, ये आपकी स्टर्नम है, रिब्स इधर भी जा रही है, तो ये डायरेक्ट बोन इससे अटैच नहीं होगी। यहाँ पर बीच में कार्टिलेज होता है। क्या होता है यहाँ पे? कार्टिलेज कल बताया था, मसल से ज्यादा स्ट्रांग और बोन से ज्यादा वीक, सॉफ्ट।
वो होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की वजह से यहाँ पर जॉइंट में कार्टिलेज होंगे, यहाँ बीच में कार्टिलेज होगा, तो कोई भी बोन जो है जॉइंट डायरेक्ट नहीं होगी, इसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक। अब ये जहां से रिब केज अलग अलग होता है, इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जिफॉइड प्रोसेस या जिफी स्टर्नम। ऊपर का जो नॉच होता है एक, और ये होता है जिफी स्टर्नम, ये पूरी स्टर्नम जा रही है, इसके बीचों बीच मिड में हाथ रखकर हम सीपीआर देते हैं। क्यों? ये जब प्रेस होता है तो लंग को प्रेस करता है और साथ में हार्ट को भी प्रेस करता है, तो लंग्स में हवा भरती है और हार्ट से पंपिंग होती है। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स का पर्पस समझ में आता है? जो रास्ता है उसको खोल देना ताकि एयर पूरा लंग के अंदर तक चली जाए। ठीक। अब कल क्लास नहीं होगी, अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं मैसेज कर दूंगा। अब हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज कंडीशन को ही पढ़ेंगे। कौन सी डिजीज होती है, कहाँ पे असर करती है, उसका कॉज क्या है, बैक्टीरिया कौन सा, वायरस कौन सा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको मैनेज कैसे करना है, सिर्फ इस पे डिस्कशन करेंगे। जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तब हम दूसरे डिजीज कंडीशन पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ डिजीज कंडीशन ही पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थोड़ी देर और रुकेंगे तो यहीं गिर जाएगी।